यू सर। नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज मंथली एक्सपायरी से पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज भारी बिकवाली शुरुआती कारोबार में, लेकिन सेकंड हाफ में उतनी शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। 15,700 के ऊपर मार्केट्स वापस आया, 15,550 के भी नीचे 512-15 तक गया था और वहां से एक शार्प रिकवरी के बाद 15,700 के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी रिकवरी वहां पर भी देखने को मिली। उसके अलावा आज निफ्टी बैंक भी रिकवर हुआ, मिड कैप इंडेक्स रिकवर हुआ, स्मॉल कैप में रिकवरी रही, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। शुरुआती कारोबार में एचयूएल जैसी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में स्लाइटली रिकवरी जो है मार्केट्स में कुछ और हैवी वेट्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी, जिनकी तरफ से भी बाजार में एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा। और करीब करीब 195 अंक निफ्टी नीचे सुधरा, सेंसेक्स 650 अंक सुधरा, निफ्टी बैंक 400 अंक सुधरा और करीब करीब मिड कैप इंडेक्स में 300-350 अंकों का सुधार वहां भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में आज जोरदार तेजी थी, टाटा स्टील जैसे शेयरों में, आईटी एफएमसीजी में हल्की तेजी थी, चाय कॉफी के शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली थी आज फिर बैंकिंग में, ऑटो में, रियल्टी में, फार्मा में और पीएसयू स्टॉक्स जो थे वहां पर भी कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली आज निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में बिकवाली थी, सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बिकवाली थी और निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयर आज दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। निफ्टी गेनर में भारती एयरटेल, डीवी स्लैब, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, ये कुछ नाम थे जो कि तेजी में दिख रहे थे। मिड कैप गेनर में सेंचुरी टेक्सटाइल नंबर्स के बाद, टाटा कम्युनिकेशन एक शानदार तेजी, वेल्सपन इंडिया, यूटीआई, एएमसी में खरीदारी थी, एफएनडो में इंडस्टार, बीईएल, टोरेंट फार्मा और सेल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का रुझान आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मार्केट में आज स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जरूर बन रही थी और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सेकंड हाफ में आज जोरदार तेजी बनी टेक्सटाइल स्पेस के अंदर, जहां पे सेंचुरी टेक्सटाइल, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियां या ट्राइडेंट जैसी कंपनियां, वेल्सपन जैसी कंपनियां जो कि जोरदार तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों के ऊपर। पहला सवाल नितिन पटेल साहब का, प्लीज रीजन फॉर टाटा कॉफी एंड इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट। सर, रीजन फॉर टाटा कॉफी किस चीज़ के लिए? टूटने के लिए या बढ़ने के लिए? टूटा तो नंबर थे शायद इसलिए टूटा है। जो हाल फिलहाल में बढ़ा है सीसीएल और टाटा कॉफी दोनों इस वजह से बढ़ा है कि ब्राज़ील में फसल खराब हुई है और ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक है वर्ल्ड का कॉफ़ी का। तो ऑब्वियसली बात है, जब सबसे बड़े उत्पादक में प्रॉब्लम आएगी तो इंडियन कंपनी से प्राइस भागेगा, प्राइस भागा, रियलाइजेशन अच्छा होगा। प्लस बैंगलोर बेस्ड कई कंपनियां जो कि एक्सपोर्ट अच्छा कर रही हैं, तो ये भी मान सकते हैं कि प्राइस भाग रहा है प्लस इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट अच्छा कर रही हैं तो रियलाइजेशन भी अच्छा होगा, इसीलिए कंपनियां उसको भुना रही हैं, तेज़ी दिखा रही हैं। ये तेज़ी की वजह है। लेकिन अरेबिका के प्राइसेस पे आप नज़र रखिएगा, दो तरह की, जो रोबस्टा और अरेबिका, दो तरह की कॉफ़ी होती हैं, उनमें आप अरेबिका वाइडली प्रचलित होती है, तो आप उस हिसाब से दामों पर से नज़र रखिए, कैसा मूव आता है उसके अकॉर्डिंग आप पे कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की 1500 की बाय है, 300 शेयर। सिंह साहब कुछ ज़्यादा लेट नहीं पहुंचे आप बाजार की इस तेज़ी में? हैप्पीएस्ट माइंड जैसा शेयर 300 रुपये का इशू प्राइस था शायद, नहीं या और कम का इशू प्राइस था, याद भी नहीं अब तो। लेकिन हाँ, वहाँ से शेयर 4 गुना 5 गुना हो गया और उसके बाद आप इसमें एंटर कर रहे हैं, इतनी लेट एंटर कर रहे हैं। बेटर यही है कि अभी तो आप घबराएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात आपको घबराहट हो रही होगी क्योंकि हायर लेवल पर खरीदारी, शेयर नीचे आ रहा है, लेकिन घबराए नहीं, नीचे के दाम पर और खरीदारी कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो दाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर कंपनी ख़राब है तो शॉर्ट टर्म में भी दाम बहुत मैटर रखते हैं। तो कंपनी अच्छी है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, उस तरफ से तो आप बेफिक्र रहिए। नीचे मिल जाए तो बढ़िया आप खरीदारी करिए और नीचे मिल जाए और ख़रीदारी करिए। लेकिन एक आपने, क्योंकि 300 शेयर एक बार में खरीद लिए तो इतनी बड़ी पोजीशन आपने अभी ली है, मुझे आपका एपेटाइट नहीं पता, लेकिन नीचे अगर मिले तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें और खरीदारी कर सकते हैं और एवरेज को नीचे की तरफ ला सकते हैं। समय दीजिए, बने रहिए और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भागते हुए शेयर, भागते हुए सेक्टर, भागती हुई बस, तीनों में नहीं चढ़ना होता है, नुकसान ही करता है। शेयर चल रहा है इसलिए नहीं लेना है, शेयर गिर रहा है इसलिए लेना है। अच्छी कंपनी नीचे मिले तब लेनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और टाटा पावर लॉन्ग टर्म 10 साल, कुमार साहब ठीक है, कंपनी अच्छी है और खेल है कि ये ईवी में बड़ा गेम चेंजर भी रहेगी टाटा पावर के लिए। 10 साल के लिए कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ अगर आप 10 साल पुरानी टाटा पावर देखेंगे तो ये 3200 रुपये का दाम होता था, फिर उसमें स्प्लिट बोनस भी आए। लेकिन आप समय दीजिए,
नंबर्स को देखते रहिए और उसके बाद 10 साल की कॉल लीजिएगा। कोई भी शेयर 10 साल के लिए, XYZ कोई भी, बीट TCS, बीट रिलायंस, अगर वो आप समय दे रहे हैं उसको, तो हर 6 महीने, हर 3 महीने में उसकी नंबर्स को इवैल्यूएट करते रहिए। अगर सिचुएशन सुधर रही है या स्टेबल है या बहुत डैमेज नहीं है तो बने रहिए, और बने ही रहिए 10 साल 20 साल जितना भी टाइम आप देना चाहते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से आपके लिए राय है कि आप फिलहाल तो बने रहें, नंबर्स को इवैल्यूएट करते रहना, उसके बाद यहाँ पर कोई भी कॉल लीजिएगा। मनी अरोड़ा साहब, नंबर्स मारुति के अभी अभी आए कुछ देर पहले, तो इसके बारे में कुछ भी अभी कहना मुश्किल है। एक बार ये अभी शाम को कॉल होगी इनकी 6-6:30 बजे एनालिस्ट कॉल है आज, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आएंगी, तो जरा सब कुछ हो जाने दीजिए, कल तक डस्ट सेटल हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल कुछ भी मारुति के नंबर्स की वजह से कहना मुश्किल है, इसलिए एक दिन का आप एटलीस्ट वेट कर लीजिए। अच्छा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये मैंने कहीं अभी देखा, ग्लेनमार्क फार्मा, अगर आप GSK फार्मा की बात कर रहे हैं तो सर GSK फार्मा कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नंबर्स भी इसके अच्छे थे इस क्वार्टर में, और नंबर के बाद टूटा, इसलिए वो ख़राब सेंटिमेंट आ गया था डॉक्टर रेड्डीज़ की वजह से। लेकिन कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं। 1900 रुपये के आसपास डीलर्स में भी बातचीत हो रही है कि ये शेयर जा सकता है, तो आप बने रहिए। मल्टीनेशनल कंपनी है, 75% प्रमोटर का स्टेक है, डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, समय दीजिए, आराम से बने रहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया, देव साहब, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप खरीदारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें राय यही है कि ब्रोकर्स अभी भी तेज़ी देख रहे हैं और एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाय ऑन डिप्स की सलाह दी है। तो अगर आपके पास बाय ऑन डिप्स का एपेटाइट है तो आप ज़रूर रखिएगा अपने पास तैयार, कभी नीचे मिलता जाए थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। लॉन्ग टर्म में रखिए या मीडियम टर्म में रखिए, अच्छा पैसा बना के देगा जुबिलेंट इंग्रेविया, यही बाजार में चर्चा है, इसी के हिसाब से आप चलिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और जोमैटो, गर्ग साहब आज तो बढ़िया चला, पहले टूटा फिर चला, दोबारा नीचे से 132-33 आ गया था शायद लास्ट में। कल 165 रुपये की UBS की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने तेज़ी बोली है। कहना मुश्किल है कि UBS ने इस पर तेज़ी बोली है, कहाँ तक जाएगा, लेकिन हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं अभी भी, क्योंकि अब इनके पास पैसा है तो वैल्यूएशन भी उधर ही जाएंगे नीचे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा आ गया तो आपको इंटरेस्ट इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी तो आपका मुनाफा अच्छा दिखेगा, मुनाफा अच्छा, या घाटे से मुनाफे में आ जाएंगे, मुनाफा अच्छा आ जाएगा तो EPS भी आई जाएगी। बट ऑपरेशनल कारोबार कैसा रहता है, ये कुछ चीज़ें इनको आप ध्यान रखिए, और बाजार में 100% श्योर हूँ कभी ना कभी तो बाजार में फॉल आएगा ही आएगा। जब भी फॉल आएगा ये शेयर भी नीचे ही आएगा, तो अगर आपने खरीदना है तो तब ले लीजिएगा, अगर अच्छी कंपनी है, लगी रही है आपको, तो आप ले रखा है आपने, तो किस दाम पर कहना मुश्किल है, लेकिन मुनाफे में है अगर आप, तो एटलीस्ट कॉस्ट निकालते रहिए, मुनाफे के शेयर छोड़ दीजिए। फ्री के शेयर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उनको, अगर वो पड़े भी रहेंगे अकाउंट में तो। बेयर क्रॉपसाइंस, सर आज कौशिक साहब एक खबर चल रही थी कि इनके किसी प्लांट में जर्मनी वाले में आग लगी है, जिसकी वजह से सप्लाईज डिस्टर्ब हुई है, लेकिन वो पेरेंट कंपनी के लिए, इंडियन कंपनी के नहीं। अगर आप कभी जर्मनी गए हों तो आपको रियलाइज़ होगा ये कंपनी कितनी पुरानी है। ये कंपनी हिटलर के टाइम से ये काम काज कर रही हैं, ये और फॉक्सवैगन दोनों, और जर्मन वॉर के बाद भी ये एग्जिस्ट करने वाली कुछ सिलेक्टिव कंपनीज में से एक है। कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत बड़ा लैंड पार्सल है इनके पास जर्मनी में, इनके पेरेंट के पास रादर, और इंडिया नाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं इस पर आप ट्रेड करें, लेकिन आप टाइम देंगे तो बढ़िया पैसा बना के देगा, ऐसा कोई दो राय नहीं इसमें। डॉक्टर रेड्डी सर, व्यास साहब, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको नीचे का लेवल मिल जाए तो आप खरीदारी करिए। डॉक्टर रेड्डी यहाँ भी बुरा नहीं है, सेलेक्टिव, मतलब टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। मीडियम टर्म के लिए तो आज ही दोपहर में बातचीत हो रही थी ग्रुप्स में कि इसमें खरीदारी की जानी चाहिए अब, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। लेकिन अगर आपका लॉन्गर टाइम होराइजन है तो ऐसे मौके मिलते हैं बाजार में, बढ़िया मौके होते हैं तो शेयर खरीदने के। आप सोचिए 4800 से 5600 आने में इतना टाइम लगाया, एक दिन में 5600 से 4800 आ गया, तो लेने में क्या दिक्कत है, आराम से खरीदारी करिए। 4800 में थोड़े शेयर 4600, 4400, 4200, 4000, 3800, 2200 तक इवन, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है तो है, दाम आज महंगा है, कल नीचे सस्ता हो रहा है, लेकिन कंपनी तो वही है ना जो कल भी थी और आज भी है। जब वो दाम पहले मिला तो फिर मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। आप आराम से लोअर लेवल पे खरीदारी करिए। ब्रोकर हाउसेस तो अभी भी 6000 के टारगेट्स दे रहे हैं। तरनजीत सिंह सचदेव साहब का सवाल है सिप्ला और रिलायंस पे। सर रिलायंस पे तो मैं क्या व्यू दूं, देश की नंबर 1 कंपनी, देश का नंबर 1 ग्रुप, नेटवर्क 18 का प्रमोटर भी है, तो भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, तो वो भी आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा जो प्रभुत्व और प्रबंधन है CNBC आवाज़ का, वो रिलायंस ओन करता है। लेकिन खैर ये सब बातों को अगर आप हटा भी देंगे तो भी कॉन्ग्लोमोरेट है, कैश रिच कंपनी है, डेट तो अब है नहीं नेट पे। ऑयल एंड गैस के बिजनेस बहुत स्ट्रांग थे लास्ट क्वार्टर के, Q-on-Q बेसिस पर भी आपने देखा होगा क्या स्ट्रांग नंबर दिए हैं।
और इतने बड़े बेस के साथ चल रही है कंपनी, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बेस है, लाख करोड़ के रेवेन्यूज़ आते हैं, अपने आप ही अंदाज़ा लगाइए उससे आप कितनी बड़ी कंपनी होगी। प्लस वो भी क्वार्टर के, प्लस 138 रुपये का आरपू, सेक्टर में सबसे बड़े क्लाइंट्स करीब 41 करोड़ ग्राहक हैं इनके पास जियो में, 13,500 रिटेल के आउटलेट्स हैं, मतलब रिटेल की शॉप्स है, सबसे बड़ी इंडिया में रिटेल चेन है। और वैसे भी रिलायंस का जो भी काम होता है वो बहुत बड़े स्केल पर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खरीदारी करिए। और कभी इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है कि देश का सबसे बड़ा आम का एक्सपोर्टर भी रिलायंस है। खैर, अच्छा, सिप्लाई केस में भी ये मतलब आज सुबह प्रकाश दीवान साहब थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर फार्मा में कोई शेयर अभी दिखाई पड़ रहा है सही तो सिप्ला है, जिसमें इतनी कोई कंसर्न नहीं है प्राइसिंग को लेकर जो डॉक्टर रेड्डीज और बाकी कंपनी फेस कर रही हैं। तो आप दोनों कंपनियों को आपने बहुत सही चुना है, समय दीजिए, बने रहिए, अच्छी कंपनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल आ गए इतनी देर में ही। वर्धमान स्टील और गेल, चौधरी साहब गेल के लिए मीडियम टर्म का पर्सपेक्ट रखिएगा और वर्धमान स्टील के लिए भी मीडियम टर्म का ही पर्सपेक्ट रखिएगा, क्योंकि अगर आपको वर्धमान से निकलना है तो आप जेएसएल हिसार में चले जाइए, वहाँ पर रेशियो ज़्यादा फेवर में आ रहा है। जेएसएल हिसार में रेशियो है मर्ज होने का, ये मर्ज हो जाएंगे सितंबर तक या अक्टूबर तक। मर्जर का रेशियो कुछ इस तरह से है कि 195 जेएसएल के बदले में 100 जेएसएल हिसार है। जेएसएल हिसार अभी भी जेएसएल से 7 से 8% डिस्काउंट पे कामकाज कर रही है, तो वहाँ पर प्रोस्पेक्ट या तो जेएसएल नीचे आएगा या जेएसएल हिसार ऊपर जाएगा। चांसेस हैं जेएसएल हिसार ऊपर जाने के, नंबर्स पे वेटेड है, तो नंबर आ जाएंगे कल, ओवरहैंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद चाल आएगी। ध्यान रखिएगा, आप स्टील में अगर कुछ और इसके अलावा लेना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, वर्धमान स्टील से आप मीडियम टर्म में निकल सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आरती ड्रग्स पे मनन साहब आज ही हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी। कंपनी का आउटलुक तो अच्छा है, उनका एक प्लांट इंस्पेक्शन चल रहा है अभी, यूटीआई कह रहा हूँ, यूएसएफडी से बातचीत चल रही है, तो यूएसएफडी से बातचीत कंप्लीट हो जाएगी और इंस्पेक्शन नहीं आएगा कोई और फर्दर तो सिचुएशन ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फार्मा में आज थोड़ा ये 2-3 दिन से हॉरर शो चल रहा है, चलने दीजिए, अभी जब ओवरहैंग खत्म होगा तो सिचुएशन सुधरेगी। भागा हुआ शेयर है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, मिल जाए तो बढ़िया, आराम से आप इसको पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। IRCTC गर्ग साहब, ये आज वो डी स्ट्रीट वाली मैडम जो है हमारी, क्या नाम उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी और उनको लगता है कि ये तेज़ी ही यहाँ रहेगी, 2400-2500 के आसपास के लेवल्स रिज्यूम होंगे। लॉन्गर होराइजन के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा IRCTC में, जो मैं रोज़ बोलता हूँ कि सरकार का OFS आएगा तो ओवरहैंग रहेगा नए सप्लाई आने का, लेकिन मीडियम टर्म के लिए प्रॉस्पेक्ट काफ़ी साउंड है। ब्रोकरेज हाउसेस 2500 रुपये के टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, नज़ारा टेक लॉन्ग टर्म के लिए राकेश राजपूत साहब, अभी तो बहुत रेंज में ही कामकाज कर रहा है, ऊपर की तरफ शायद 1930 और नीचे की तरफ 1830, हाँ 1800 के भी नीचे गया था शायद, लेकिन मतलब हर लोअर लेवल पे बाउंस आ रहा है। इसमें बाजार में खबरें हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन बाजार में खबरें हैं कि शायद कुछ ब्लॉक डील्स हो सकती हैं और ब्लॉक डील्स डिस्काउंट पे ही होती हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा और किटी बचा के रखिएगा। अगर ये नीचे मिलता है ब्लॉक डील में तो आप ऐड कर लीजिएगा। 2000 के टारगेट्स मीडियम टर्म में आने की बातचीत हो रही है, तो लेकिन ब्लॉक डील अगर होती है तो आप नीचे के लेवल मिलते हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर कर दें। ब्लॉक डील ऐसी ब्लॉक डील नहीं होगी कुछ लाख शेयरों की, वो कोई बड़ा इन्वेस्टर निकलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आप इसको देखिएगा, लेकिन सब खबरें हैं, अभी कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप नीचे की तरफ इसमें ऐड करिए पोजीशन को और ऊपर की तरफ एग्जिट करने की कोशिश करिएगा 2000 के आसपास। ट्रेड कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऊपर बेचिए नीचे खरीदिए, इस तरह की रणनीति फिलहाल के लिए सही है। अच्छा, एशियन पेंट फॉर डिकेड, मिश्रा साहब अगर ये सवाल है तो बिल्कुल सही चयन है आपका, और अगर ये जवाब है तो भी बिल्कुल सही चयन है आपका। एशियन पेंट डिकेड के लिए रखिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ एशियन पेंट डिकेड के लिए रखिए, इसमें डाउट है। सारे शेयरों में देखिए, अच्छी अच्छी कंपनियां और भी डिकेड में रखने के लिए एशियन पेंट पे ही खाली फोकस मत करिएगा। और दूसरा, हर छमाही में नंबर्स को अपने रिव्यू करते रहिएगा एशियन पेंट के। मतलब इसलिए नहीं कि कंपनी खराब हो जाती है 6 महीने में, नहीं, कंपनी तो है ही इतने सालों में चल रही है, लेकिन नीचे अगर मिलेगा आपको मौका देगा। हर फॉल एक बड़ा मौका होता है इस तरह की कंपनियों के लिए। पेमेंट में 52% मार्केट शेयर रातों रात खत्म नहीं हो जाता किसी कंपनी का और वो भी बर्जर खड़ा है इनके सामने। उसके अलावा आप कंसाइन एरोलैक खड़ा है जैसी कंपनी जो कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल है, लेकिन उनके सामने इतना परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। प्लस कंपनी अब नए कारोबार में वेंचर कर चुकी है जो कि होम फर्निशिंग का बिजनेस है और वो भी अच्छा कर रहा है।
तो इस तरह के बिजनेसेस जब कंपनी एक्सपैंड करती है, नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, प्राइसिंग पावर होल्ड करती है, तो उस कंपनी को आप छोड़ नहीं सकते 10 साल के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करिए और एवरेज भी करिएगा अगर आपको अच्छा दाम मिलता है तो। ग्लेनमार्क फार्मा, MTNL, अरे MTNL मिला पहले। हरीश चंद्र फैंसी साहब का सवाल है, सर MTNL में क्या आपने अच्छा देखा, पहले आप मतलब ये बताएं मुझे। MTNL में सिर्फ एक लैंड बैंक है, वो भी दिल्ली। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि MTNL यहीं पे ही सिर्फ काम करता है और कहीं काम नहीं करता, बाकी सब जगह पर BSNL का कामकाज है। तो MTNL में कामकाज ऐसा है क्या जो आप इतनी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करने के इच्छुक हैं? आप मल्टी बैगर की उम्मीद में, एसेट सेल की उम्मीद में खरीद रहे हैं अगर, तो भी एसेट सेल होता है, एक अलग SPV बना के बेच देंगे, फिर आपको क्या मिला कंपनी में। तो बेटर है जहाँ पे डाउट हो वहाँ से आउट हो, सबसे अच्छा तरीका है। जब तक डाउट तब तक आउट, जिस दिन क्लियर हो जाए सिचुएशन उस दिन आ जाइएगा, अभी मत लीजिए। टेलीकॉम के लिए सो फार भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, 2 कंपनी पे फोकस करिए, वही सबसे बेहतर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आज तो टूटा है सर, लेकिन नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेगा। बैंक बुरा नहीं है, नंबर्स के बाद थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस तो ठीक ठाक ही टारगेट दे रहे हैं, कोटक के नंबर भी ख़राब नहीं बताए गए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कोटक नीचे था, वो मार्केट के इम्पैक्ट की वजह से। लोअर लेवल पे आप खरीदारी करिए, घबराइए नहीं, अच्छी कंपनी, अच्छा बैंक है। 1-2 दिन के फॉल, 1 आध हफ्ते के फॉल में कोई बड़ा असर आ नहीं जाएगा इस कंपनी के कारोबार पे, बने रहिए इसके अंदर। अक्ष ऑप्टिफाइबर, दिलीप गुप्ता साहब, इस कंपनी के मैनेजमेंट से मेरी कुछ समय पहले बात हुई थी और उन्होंने तो सिचुएशन अच्छी ही बताई थी। ये भी कहा जाता है कि ये BSNL के लिए कई बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, पेमेंट को लेकर इश्यूज भी वहाँ पर आते हैं कई बारी, और सेकंड लार्जेस्ट ऑप्टिक फाइबर कंपनी है स्टरलाइट के बाद, लेकिन नंबर्स में कुछ रिफ्लेक्ट होता नहीं है। मीडियम टर्म के लिए इसका ध्यान रखिएगा आप, मोमेंटम बेस्ड कॉल को बना के रखिएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सोच के बैठे हैं, मीडियम टर्म में रखिए, रिस्क ज़्यादा है। और बाज़ार की तेज़ी में जब बुल मार्केट आती है तो आमतौर पर ऐसे कई शेयर होते हैं जो कि तेज़ी में आ ही जाते हैं। तो बेटर ये नंबर्स को पढ़ते रहिए, नंबर अगर ठीक लगे तो ही आप बने रहिए, वरना बहुत रिस्की है, ज़रा ध्यान से इसमें ट्रेड रखिएगा। माइंड ट्री 2500, शिवम जी ज़रूर बने रहिए, आपने थोड़ी खरीदारी ऊपर के स्तरों पर ज़रूर की है, लेकिन नीचे मिल जाए तो आप इसमें और एवरेज कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, और L&T की कंपनी, अब तो पहले एक ज़माने में ये छोटा सा भी कंपनी होती थी, और अब लेकिन ये पूरी तरह से ओन्ड बाय L&T है। तो आप L&T की बाकी सब्सिडरी से परफॉर्मेंस देखिए ना किस तरह सुधरा है, तो M&T का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपके लिए राय यही कि आप इसमें बने रहें और लोअर लेवल पे खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ब्रोकरेज हाउस से टारगेट 2800-3000 तक के भी हैं। चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ, वो टाटा कॉफ़ी पे हम बात कर चुके हैं, और सांघी इंडस्ट्रीज़, ये नया नाम है। सोलंकी साहब, सांघी इंडस्ट्रीज़ में आज तो फ्लैट काम था, मतलब नीचे गिरा था, 62-63 तक भी आया था, वहाँ से घूम के बंद तो 63-40 के आसपास ही शायद हुआ है, लेकिन लोअर लेवल पे 58 और ऊपर के लेवल पे 72, इन लेवल्स को आप मीडियम टर्म के लिए ध्यान में रखिएगा। लॉन्गर टर्म के लिए स्टोरी अभी बनी नहीं है, लेकिन कुछ स्टेक सेल की बातचीत ज़रूर है, पूरा नहीं, पार्शियल हो सकता है हो, लेकिन खबरें हैं, ये सब कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब जो बाजार में खबरें घूमती रहती हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं, तो ये अनऑफिशियल सोर्स से खबर है। आपके लिए राय यही है कि मतलब कोई भी कंफर्म नहीं है, पहले ही बता दिया, लेकिन ये 2 लेवल को आप ध्यान रखिएगा, 58 और ऊपर 72, इससे एंट्री उससे एग्जिट, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने ही लेवल को मैं शामिल कर पाऊँगा, इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश की गई है आज। फिर कल है एक्सपायरी, ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है और बहुत सारे नंबर्स भी आने वाले हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।